अवाम के रुझान को देखकर ये फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं एक दो बातें उसमें ऐड करना चाहता हूँ। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भाड़े पट्टी साल के 500 रुपये किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे वोकमत में अपनी पत्रकारिता का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये ज़मीन हासिल की है। उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यातों से ये काम करना कि 500 रुपये में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फ़ायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडोगी प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूँ, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी ज़मीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी रोटी कर, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है इम्तियाज जलील ने किया है। तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की, ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जारना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहाँ कहाँ इन्होंने मांडोगी की वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूँ, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूँ, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 800
60 वोट और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल उनसे पूछना है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद वाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर ये फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाला है। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनके बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे, और उसके बाद करीम कुरैशी साहब की आमद। अब आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो गई है। देखो डॉक्टर साहब एक माइक देता है, चुम फिकर का था तू बोलो तो मैं माइक दो बोलने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा, डिक्टेट थोड़ी कर सकता। एक मिनट, एक वक्त मैं का जवाब दूंगा, मैं आपका जवाब पैकिंग का जवाब दूंगा। आपका क्या कहना था? कोई जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते। जावेद साहब आप जवाब दो। अरे मगर तुमसे क्यों, हाउ कैन दे इंसिस्ट यू, आप इंसिस्ट कैसा कर सकते हैं? अरे प्रश्न करना, प्रश्न विचारना मगर अडचण आहे का तुम्हाला? उन्होंने सपोर्ट किया इसलिए। हां मैं मीडिया में बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे। 1 नंबर पे मेरा इस्लाम था, बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हो वैसा मेरा हुआ, और पिछला जो मेरे पे इस्लाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया बोलते। आज इसलिए उनके साथ में भाई खाने को खाना खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। सलीम भाई, आप दोनों की लड़ाई अतुल सावे से है या इम्तियाज जलील से? डॉक्टर साहब, आप दोनों की लड़ाई अतुल सावे से है? सलीम भाई, आप दोनों की लड़ाई अतुल सावे से है या इम्तियाज जलील से? हमारे सिर्फ एक ही से भाजपा से। अभी समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे, हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। मला सांगा, ही निवडणूक तुमची फक्त जलील विरुद्ध, म्हणजे जलील यांना कौन जलील यार, क्या बात कर रहे तुम? प्रेस कॉन्फरन्स वो मांडवी पे टाळ्या ही प्रेस नाही, सभा नाही, एक लक्षात ठेवा, ही सभा नाहीये, एक लक्षात ठेवा। कार्यकर्ते बाहेर काढा, पत्रकार परिषदेचं स्वरूप राहू द्या। मी आपल्याला एक पत्रकार आधी तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या,
मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचं फार मोठं काम केलेलं आहे. माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझं तिकीट कापलं आहे. म्हणून मला इम्तियाज जलीलबद्दल बोलावं लागणार. ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे आणि हे निवडणूक जिंकणार. डॉक्टर साहेब 97चं डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे. काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे. मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर असुद्दीन साहेबांना सुद्धा दिलेलं आहे. मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितलेलं आहे. मला माहीत आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला. मला माहीत आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली वंचित बहुजन आघाडीपासून. हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं, ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे. डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी MIM. अब ख्वाब देखने का अधिकार हर एक को है भाई. हम थोड़ी बोल सकते ख्वाब मत देखो. कलीम भाई फॉर्म वापस लेने वाले हैं आपका? कलीम भाई क्या बोले? एक दे रहे नहीं डॉक्टर साहब कलीम यहाँ से तहरीक है. इसके बाद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया. इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए. फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की. अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की. वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है. उनके पास 45 खासदार है, 125 MLA है और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है. कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है. समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है. अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है. उन्होंने मुझे भी फॉर्म किया. MIM पार्टी कितने नंबर की डॉक्टर साहब? अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है. इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में 1 MLA है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद में 7 MLA और 1 MP. बाकी कॉर्पोरेशंस में MIM का नंबर काफी नीचे है. नगर से आपके साथ में है क्या? अरे भाई, सब बातें तुमको बता देंगे तो सामने वाले होशियार नहीं होंगे क्या? अरे भाई, तुम अस्मत पठान ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे यार? साहब, पूर्व में सबसे ज्यादा मुसलमानों को पैसे देकर टिकट फॉर्म भराया गया. देखो, मैंने वही बताया. मैं एक बात मानता हूँ, जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है. अगर कोई उम्मीदवार आजाद खड़े रहता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको गुजारिश को समझाऊं. ये बोलने का कि तू पैसे खा के खड़ा बहुत गलत बात. तो मेरा ये कहना है कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे तो फिर हमने क्या बोला? मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको हक है ना भाई. अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले? और मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए. और इसके बावजूद भी अगर उनको करना चाहते करें. जब MIM पार्टी कुछ नहीं होते हुए पुणे में उम्मीदवार देगी, 807 वोट देगी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में देगी, तो उस वक्त ये तत्व तुम्हारा कहाँ गया था? मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है. इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो फिर पैसे खाया. काय छोड़िए, ये बात उनकी जवाब. आता किती दिवस समाजवादी पार्टीकडे किती दिवस आता आपण सीट दिए गए, उसमें आपके कार्याध्यक्ष थे, प्रदेश कार्याध्यक्ष, आपने विरोध नहीं किया या आपकी बात नहीं सुनी? समझे मैं क्या बोल? जब ये टिकट बांटे गए आप पद पे थे. देखो भाई,
देखो भाई, बहुत सारी चीजें कागज पे होती हैं, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती हैं। हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे। 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम, साहब की गाड़ी के पास खड़ा के हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है। उन्होंने कहा मैं स्कूल के फंक्शन को जाएगा, शाम में मुशायरे में आ जाऊँ, और हैदराबाद का मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा और दावत भी मालूम नहीं होगी। तो क्या होता, 10 बजे शुरू होता। सुनिए ना, आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आपकी बात इससे पहले कह चुके हैं और अभी भी हम लोग सब बातें हैं, आप पे कितना अन्याय है। मेरा पर्टिकुलर सवाल था, जब ये हमको बताया ही नहीं गया, ये डिसीजन मेकिंग आपने विरोध किया था या आपको मालूम नहीं था? हमको पूछा ही नहीं गया, हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं। क्यों नहीं मालूम? ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर गए ये कि सब दरवाजे हमारे बंद करके बिक्री करने वाले थे। डॉक्टर साहब, सर एक थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्या आपको चुन के आने के लिए दूसरे समाज की वोटों की जरूरत नहीं है क्या? क्यों नहीं है? जब से हम आए बस मुस्लिम की बात चल रही है, दूसरे समाज की नहीं। देखिए देखिए, अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के, जो बहुत से एमपी है, हम उनको बुला रहे हैं। MIM में जब मैं था, दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर एमपी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। MIM में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 MP है, उसमें से कई OBC भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस बेट पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे, हम उनके पास इंशाअल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है, हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निवडणूक की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बनेगी। सर एक प्रश्न, आज संध्याकाळी 6 वाजता मनोज जरांगे पाटील आपले आपका नाम है क्या उसके अंदर? आपका क्या कहना है? मनोज जरांगे की लिस्ट में आपका भी नाम है क्या? भाई, हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया है। हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज़ आदरणीय मनोज जरांगे साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या आता उसका भी इंतज़ार है, वो इंतज़ार आपको सबको है, मुझको भी है। सर महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये, तुम्ही पण स्वतंत्र लढताय, नेमकी काय सिच्युएशन आहे? आपकी मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उपाटा के अध्यक्ष है, उनका नाम भी याद नहीं है। और पांडुरंग तायरे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में है, यानी ये भी फॉर्म दिया गया है। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। सिद्दीकी साहब, एक प्रश्न है आपके लिए, आप MIM के खिलाफ हो या समाजवादी के साथ हो? सवाल ही ना। मैं ना ही समाजवादी के साथ हूँ ना MIM के खिलाफ हूँ, मैं इम्तियाज़ जलील के खिलाफ हूँ। क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ हूँ, मैं अपनी पार्टी की ताई तब्दी भी करूँगा। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मैं जमात में रहूँ या ना रहूँ, मैं इम्तियाज़ जलील के खिलाफ हूँ। क्योंकि उनके काम कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए बने हो, मैं उनके खिलाफ हूँ। तो ये फैसला मेरा शायद
अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। डॉक्टर साहब बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति औरंगाबाद में करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति। देखो भाई, ये कौन बोला बटेंगे तो कटेंगे? एक नारा चल रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नारा है। देखो, आगे देने वाले का जो उद्देश्य है ना, वो प्रोग्राम में हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहता हूँ। मेरा उसके आगे जाके कहना है, हम सबको संगठित होना है इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। हम सबको संगठित होना है अपने हुकूक के वास्ते। हम सबको संगठित होना है आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा खत्म करने। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, आप प्रचार कहाँ से शुरू करने वाले? जैसे अफसर खान औरंगजेब के मजार पर गए थे, आप भी जाने वाले हैं क्या? हमारी आज शाम में हमारी सभा जिनसी चौक पे हो गई है और वहाँ से हमारा प्रचार शुरू हो रहा है। ऑफिशियली हमने परमिशन दिया है आज शाम सुबह। आप सबका ठीक है जलील साहब, हमने सुन लिया सर। डॉक्टर साहब ने पहले हमको सारी कहानी सुना चुकी है जलील साहब। ये मेरी बात सुनिए, मैं आपके बोलने से मैं सपा की तारीफ तो नहीं कर सकता हूँ। ये सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सच्चाई का कॉन्फ्रेंस है। मैं बताना चाहता हूँ, हम डॉक्टर साहब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे सपा के मौजूद नहीं है। ये डॉक्टर साहब की तारीफ में आए। अगर कोई किसी से इलेक्शन लड़ता है तो हक बनता है कि जरूरी नहीं कि हम पार्टी की तारीफ करें। आप अभी पार्टी में है क्या? आप नसीम भाई की बात आपने सुनी, इतनी ही फिक्र थी तो वो भी कुर्बानी देते, उनका भी हक बनता है, वो उनको टिकट दे देते तो भी मैं समझता कि इम्तियाज जलील साहब के अंदर सियासत की कुर्बानी देने का जज्बा है। लेकिन नहीं, समीर भाई को भी लॉलीपॉप दे दिया। अब वो क्या करते बेचारे? मैं समीर की इज्जत करता, मैं समीर को समझता। समीर भाई को भी समझना चाहिए ये जो नाइंसाफी आपके साथ हुई है। इम्तियाज जलील साहब स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको पता है और आपको तो मालूम है। आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले को मालूम होता है कब किसकी टीआरपी बढ़ानी, कब किसकी टीआरपी गिरानी। तो इम्तियाज साहब तो बाकायदा मीडिया में काम कर चुके हैं और उनको मालूम है कि मुझे कब अपनी टीआरपी बढ़ानी है, कब दूसरों की टीआरपी को गिराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में इस बार आपकी टीआरपी को गिरा कर जाऊंगा। आपने मुझे मजलिस में कमजोर किया है, मैं आपकी सच्चाई पूरी आवाम को बताकर जाऊंगा और यकीनन आवाम मेरी बात को समझेगी। मेरा मकसद सिर्फ औरंगाबाद में आने का यही है मेरे भाई कि डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके जरिए आवाम से भी, जब आवाम तक ये चीज जाए और सोशल मीडिया के लोग भी जो देख रहे हैं, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिक गए या डॉक्टर साहब बीजेपी को कमजोर करना है या डॉक्टर साहब को खरीद लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत, ये किसी दौलत या शोहरत के लिए इंतखाबात नहीं लड़ रहे। इनको मालूम है कि मेरे कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने इन्हें कामयाब कर दिया तो ये आवाम की खिदमत कर सके।